पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम इंडिया पॉलीटेक्निक स्टडी पॉइंट में। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने IMRE पॉलीटेक्निक 6 सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है उसके पिछले 10 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था स्टील पोल तक। ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में जो कि हम 11वें लेसन से स्टार्ट करेंगे कि केबल का निरीक्षण क्या होता है, भंडारण क्या होता है, परिवहन क्या होता है, संभालना की प्रक्रिया क्या होती है, इन सभी के बारे में जानेंगे। देखिए, एक चीज़ आप जो कि याद रखिएगा कि आपकी जो ब्रह्मास्त्र सीरीज़ है, ब्रह्मास्त्र सीरीज़ के बाहर अभी तक आपका पेपर कभी भी नहीं गया है। 2 साल होने को आ गई है, ठीक। ब्रह्मास्त्र सीरीज़ के बाहर आपका पेपर जो कि नहीं गया है, और जितने भी एक्सपीरियंस टीचर लगे हुए हैं वो आपके लिए बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन जो कि ये बनाते हैं। जो क्वेश्चन आने की संभावना होती है वही क्वेश्चन आपको जो कि ये पढ़ाए जाते हैं और वही क्वेश्चन आपके आते भी हैं। आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा कि जिन लोगों के जो कि हमारे चैनल से पढ़ के 5th सेमेस्टर में अच्छे नंबर आए हैं तो वो लोग का जो कि है परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है, और उन्होंने भी जो कि है अपने ब्रह्मास्त्र सीरीज़ से और नोट्स के जरिए ही जो कि है स्टडी की थी और बहुत ही अच्छे नंबर उन लोगों के आए थे। आशा करते हैं कि इसी तरह से आप लोग 6th सेमेस्टर में भी अपने अच्छे नंबर लाकर अपना और साथ में हमारे चैनल का नाम रोशन करेंगे। और साथ ही साथ आप लोगों से बस एक ही आशा होती है कि आप लोग जो कि है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करें। और जेई की क्लास की ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने कहा है तो 1 अगस्त से हम लोग जो कि है जेई की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप ही लोग सभी लोग सपोर्ट से, और आप सभी लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो बहुत ही जल्द आपकी जेई की क्लास भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी स्टार्ट करा दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं क्या केबल का निरीक्षण, भंडारण, परिवहन, संभालने की प्रक्रिया क्या होती है। चलिए इसके बारे में हम समझते हैं कि यह आपका होता क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं केबल का निरीक्षण वगैरह कैसे करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि केबल का निरीक्षण, भंडारण तथा परिवहन तथा संभालना। ठीक, अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि केबल ड्रमों को सावधानी से संभालना चाहिए। आपके जो केबल जिस ड्रम में आती है उसको क्या करना चाहिए, हमें सावधानी के साथ संभालना चाहिए। सही रखरखाव ना होने से केबल ड्रम का टूटना जैसा खतरा हो सकता है, इसलिए कुछ दिशा निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए। सावधानियाँ कौन कौन सी बरतनी पड़ती है। देखिए, ड्रम जो कि है घूमना नहीं चाहिए। ठीक, पट्टी पर ड्रम को ऊर्ध्वाधर स्थिति में बांधना चाहिए। ड्रम को आपके फ्लैंज पर नहीं जो कि लिटाना चाहिए। चौथा है हमारा इसमें कि फार्क लिफ्ट के द्वारा केबल ड्रम को केबल आपके फ्लैंज की तरफ से उतारना चाहिए। दिशा निर्देश क्या क्या है, आपके डायरेक्शन क्या क्या है कि आपके देखिए फार्क लिफ्ट को उठाने वाली असेंबली आपके केबल ड्रम आपके फ्लैंज को सहायता के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए। मतलब कि जो जिस ड्रम में हमारी केबल आती है उसकी सावधानियाँ कौन कौन सी बरतनी पड़ती है, उन्हीं सभी के बारे में हमको लिखना है। ठीक, फार्क केबल के कवर तथा आपके केबल को नहीं टच करती है ताकि जो कि है केबल का नुकसान ना हो। केबल ड्रम को उठाने के लिए आपके फ्लैंज का यूज किया जाना चाहिए। केबल को उतारने के लिए सही व्यवस्था होनी चाहिए, और ड्रम को कभी भी ड्रम आपके ट्रक, आपके रैंप या कंटेनर से नहीं गिराना चाहिए। मतलब कि इन सभी जगहों से आपको ड्रम को नहीं गिराना चाहिए, क्योंकि अगर हम ड्रम को गिराएंगे तो हमारे ड्रम की जो कि है टूटने की संभावनाएं बनी रहती हैं। अब इसके बाद हम आगे इसमें लिखेंगे, दूसरा पॉइंट आपका है कि केबल का ट्रांसपोर्टेशन सही साधन द्वारा जो कि किया जाना चाहिए। मतलब कि केबल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक अच्छे से सही साधन से पहुंचानी चाहिए। अब देखिए, भंडारण तथा आपका ट्रांसपोर्टेशन ठीक के समय ड्रम को सीधा अवस्था में रखना चाहिए। ड्रम को घुमाने से बचाना चाहिए। ड्रम को उतारते समय आपके एक्सल या आपके बीम का उपयोग करना चाहिए। आपके एक्सेल स्पेंडर तथा यूज करके जो कि है क्रेन से उतारना चाहिए आपके किसको, केबल ड्रम को। ठीक, फ्लैंज के साथ लगे सभी नट बोल्ट को उतारते समय आपके टाइट कर देना चाहिए। गर्मी के दिनों में नट बोल्ट को टाइट करते समय लकड़ी को जो कि है सिकुड़ने का ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद अगला हमारा पॉइंट है क्या, नट बोल्ट को आपके उपयुक्त रेंच के द्वारा ही कसना चाहिए। चलने से पहले ढीला नट बोल्ट को जो कि है कसना चाहिए। जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएं तो आपके बॉक्स के सभी नट बोल्ट को हमें क्या करना चाहिए, अच्छे से टाइट कर देना चाहिए। हमारा आता है अगला स्टोरेज, भंडारण क्या होता है। केबल ड्रम का स्टोरेज सावधानी से करना चाहिए। अनुचित भंडारण के कारण केबल ड्रम व केबल का नुकसान हो जा सकता है। ठीक, हुआ जा सकता है, इसलिए
कुछ सामान्य दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। पहला इसमें होता है क्या, एक आपके क्षतिग्रस्त ड्रम की जांच होनी चाहिए तथा नए ड्रम पर आपके रिवाइंडिंग करते समय सावधानी रखनी चाहिए। दूसरा है क्या, केबल मतलब कि विशेष रूप से काले केबल वाले आपके डायरेक्टली सन की रोशनी, डायरेक्टली आपकी जो केबल होती है उसको हमें क्या नहीं करना चाहिए, डायरेक्टली सन की रोशनी के संपर्क में आने वाले से आप आने से जो कि है रोटेटेड टेम्परेचर से अधिक गर्म हो जाती है, या वहाँ पर जो कि है सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि केबल का तापमान रेटेड जो कि है तापमान से ज़्यादा ना हो। मतलब कि जितना आपके केबल का तापमान निर्धारित है उससे ज़्यादा तापमान आपके केबल का नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब इसके बाद के सूरज की रोशनी के सीधे संपर्क में आने से बचने के लिए केबल का प्रोटेक्शन युक्त जो कि है पैकिंग, जैसे कि आपके डार्क पन्नी या फिर छाया भंडारण करना चाहिए। मतलब कि आपकी केबल धूप के संपर्क में ज़्यादा ना आए, धूप से आपकी ख़राब ना हो, इसके लिए हम उसकी क्या कर देते हैं, पैकिंग कर देते हैं। ठीक, आपके प्रोटेक्शन के लिए। तीसरा है क्या, ड्रम पर सभी केबल को उपयुक्त सुरक्षा पैकेज के साथ सेट किया जाना चाहिए, जैसे कि काली प्लास्टिक सीट्स आदि। ठीक। चौथा है क्या, केबल के सिरों को ड्रम के साथ जोड़ देना चाहिए। आपके ट्रांसपोर्टेशन, हैंडलिंग या स्टोरेज में ढीला ना होना चाहिए हो जाए। केबल के एंड को गैप के द्वारा सील्ड कर देना चाहिए ताकि सिरों से पानी ना भरे। ठीक। केबल को ऐसे स्थानों पर स्टोर करना चाहिए जहां पर हाई हीट तथा आग का इफेक्ट ना हो तथा आपके केमिकल और पेट्रोल के गिरने की जगह से बचा जाना चाहिए। मतलब कि एक सुरक्षित जगह पर हमें अपनी केबल को रख देना चाहिए। अब अगला है हमारा कि केबल, अगर केबल को सही जगह स्टोर नहीं किया जाता है या किया जाता है तो हर 3 महीने में निरीक्षण करना चाहिए। मतलब कि उसका मेंटेनेंस करना चाहिए। इस निरीक्षण करते समय इस निरीक्षण समय को कम किया जा सकता है अगर केबल सीधे सूर्य की रोशनी के संपर्क में है। ठीक। अब गति, आपके क्षतिग्रस्त ड्रमों को सावधानीपूर्वक चेक करना चाहिए तथा इन प्रकार के ड्रमों को ट्रांसपोर्ट करते समय विशेष ध्यान सावधानी देनी चाहिए। ड्रमों को सीधी अवस्था में फिक्स करना चाहिए। ये सभी हम क्या पढ़ रहे हैं, आपकी केबल को सुरक्षित रखने के, उसको स्टोर करने के, उसको भंडारण करने की कौन कौन सी जो कि है हम स्टेप लेते हैं उन सभी के बारे में हम जान रहे हैं। अब अगला आता है हमारा केबल हैंडलिंग इक्विपमेंट। तो अगर आप पढ़ना चाहें तो इसके बारे में पढ़ सकते हैं कि केबल हैंडलिंग इक्विपमेंट कौन कौन से होते हैं। अब केबल हैंडलिंग इक्विपमेंट अलग अलग उद्योगों में उपयोग किए जाते हैं, जैसे कि तेल तथा गैस खाने की वस्तुओं में सरकार द्वारा तथा सेना द्वारा पीछे लगे हुए केबल्स लपेटने की रील या फिर आपकी फिरकी हाई क्वालिटी की इत्यादि। ठीक। पहला आपका आता है क्या, हाइड्रोलिक केबल जैक सेट। दूसरा आता है जैक टावर। सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या, हाइड्रोलिक केबल जैक सेट क्या होता है। इसके हल्के हाइड्रोलिक ड्रम जैसे हल्के हाइड्रोलिक ड्रम जैक या फिर ड्रम के हिसाब से और आपके एडजस्ट किया जा सकता है। ये गाड़ी के साथ फिट होता है जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सकता है। अगला हमारा आता है क्या, जैक टावर। तो जैक टावर क्या होता है, 20 टन तक के ड्रम को इन जैक टावर की सहायता से आसानी से उठाया जा सकता है। इन्हें हाई क्वालिटी की स्टील के द्वारा बनाया जाता है। मतलब हम लोगों ने जितनी चीज़ जो पढ़ी हैं ये सभी क्या पढ़ी हैं, आपकी केबल को हम सुरक्षित कैसे रख सकते हैं उसके बारे में हमने जाना है। आपकी केबल को कैसे सुरक्षित रखते हैं, उसको केबल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे ले जा सकते हैं, स्टोर उसको कैसे करते हैं, इन सभी के बारे में हमने जाना है। अब इसके बाद आपका अगला आता है क्या, डिफरेंट स्टेप ऑफ केबल आपके इंस्टॉलेशन। ठीक। आपके केबल इंस्टॉलेशन मतलब कि केबल को लगाते समय कौन कौन से स्टेप इसमें लेने होते हैं, इन सभी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आप लोगों ने अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं तो जल्दी से नोट्स ले लें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं। ठीक। हमने जो कि नोट्स एकदम मिनिमम प्राइस में कर दिए हैं, केवल और केवल 99 रुपये में आपको IMRE, UEE और EEE सेकंड के नोट्स दिए जा रहे हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं तो कृपया करके आप लोग नोट्स ले लें, जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी मिलने वाली है। तो देखिए 12वां क्वेश्चन, सबसे पहले तो आप समझें कि ये कह रहा है, ये कह रहा है कि भारी विद्युत यंत्र जो आपके हैवी वेट के विद्युत यंत्र होते हैं, आपके विद्युत उपकरण होते हैं, उन सभी को हम कैसे उतारते हैं। ठीक। इसमें देखिए हम लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट को अर्थ पोल तथा आपके इंसुलेशन के समय
उठाने तथा ले जाने की सावधानी रखी जाती है। कौन कौन सी सावधानी रखी जाती है? पहली है, इन मशीनों की आपकी सावधानीपूर्वक हैंडलिंग इक्विपमेंट की आवश्यकता फैक्ट्री तथा निर्माण स्थल में पड़ती है। जहां तक हो सके श्रमिकों के द्वारा भारी विद्युत मशीनों को उठाने या उतारने का काम नहीं लेना चाहिए। इससे दुर्घटना घटित हो सकती है। मान के चलिए कोई भी आपकी भारी मशीन है, ट्रांसफार्मर वगैरह है, अगर हम उसको वर्कर्स की सहायता से जो कि उतरवाएंगे तो हमें दुर्घटना होने का एक डर बना रहता है। इसीलिए हम जो कि हैंडलिंग मशीन का उपयोग करते हैं, क्रेन वगैरह का उपयोग करते हैं अपनी भारी मशीन को उतारने के लिए, एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए हम हैंडलिंग मशीन का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। इसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट हमारा है कि जहां तक हो सके श्रमिकों के द्वारा, ठीक हो चुका है ये। चौथा पॉइंट हमारा क्या है कि एक वर्कर के लिए ओवरहेड एवं जिप आपके क्रेन, मोनोरेल, आपके ट्रॉली सहित एक पटरी में लाइन या आपके क्या ट्रैक्टर 6 ब्लॉक और रेल ट्रांसफर या आपके रेल क्रेन इत्यादि को यूज किया जाता है। भारी ट्रांसफार्मर को वर्किंग प्लेस तक ले जाने के लिए उन्हें विभिन्न पार्ट जैसे कि आपकी ब्रूसिंग, आपकी टंकी आदि के टूटने का खतरा बना रहता है तथा कम क्षमता वाले एक हल्के ट्रांसफार्मर को पूरे असेंबली के साथ लकड़ी की जो कि है पेटी में ले जाया जाता है। मतलब कि आपका जो ट्रांसफार्मर होता है उसको प्रॉपर लकड़ी में पैक कर करके ले जाया जाता है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगले क्वेश्चन में है 14वें नंबर का कि सब स्टेशन क्या होते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं। व्हाट इज सब स्टेशन एंड टाइप ऑफ सब स्टेशन के बारे में जो कि हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सब स्टेशन है क्या। देखिए सब स्टेशन आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पोल माउंटेड सब स्टेशन, दूसरा होता है फाउंडेशन माउंटेड सब स्टेशन और तीसरा होता है ग्रिड सब स्टेशन। ये 3 सब स्टेशन के बारे में हमको पढ़ना है। इन 3 में से एक आपका सब स्टेशन 100% पूछा ही जाता है। सबसे पहले आता है हमारा पोल माउंटेड सब स्टेशन। यह एक डिस्ट्रीब्यूटर सब स्टेशन होता है जो कि प्रायः खम्भों के ऊपर लगाया जाता है। यह सबसे सस्ता सब स्टेशन होता है क्योंकि इसमें जो कि है वेल्डिंग की आवश्यकता नहीं होती है। अगला हमारा है कि इसमें ट्रांसफार्मर एच टाइप के आपके पोल्स के ऊपर इंस्टॉल होता है। ठीक, अगला हमारा कि 11 kV के लाइन को ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में देखकर उन्हें आपके आउटपुट से 400 वोल्ट लिया जाता है। लाइटिंग अरेस्टर को साइड में लाया जाता है। ठीक, तो ये थे आपके पोल माउंटेड सब स्टेशन। पोल माउंटेड सब स्टेशन के एडवांटेज लिखे हुए हैं। क्या लिखा हुआ है कि सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक सब स्टेशन की अपेक्षा इस प्रकार के सब स्टेशन पर कम खर्च आता है। इसका इंस्टॉलेशन काफ़ी सरल होता है। ठीक, और अगला हमारा इसमें लाभ जो आता है वो क्या है आपका? इसमें अगला लाभ हमारा आता है कि इसको बहुत कम समय में ही इंस्टॉल कर लिया जाता है। वेरिएबल सिस्टम के कारण बहुत कम जगह जो कि यह घेरता है। इसको ऑपरेटेड करने के लिए ऑपरेटर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मतलब कि इसको स्टार्ट करने के लिए, इसको शुरू करने के लिए हमको ऑपरेटर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने। तो लिखा हुआ है डिसएडवांटेज ऑफ पोल माउंटेड सब स्टेशन। इसका आप जो कि स्क्रीनशॉट ले लेना हो तो। इसके बाद हमारा अगला आता है क्या? फाउंडेशन माउंटेड ऑन आपके प्लिंथ माउंटेड सब स्टेशन। आपके फाउंडेशन माउंटेड सब स्टेशन क्या है? 200 kV से ऊपर कैपेसिटी के इलेक्ट्रिक लोड पर आपके फाउंडेशन माउंटेड सब स्टेशन वर्क करता है। ठीक, अब इसमें अगले हम लिखेंगे कि आपके लेआउट डायग्राम ऑफ आपका सब स्टेशन और आपके माउंटेड सब स्टेशन क्या होते हैं। देखिए 11 kV आपके लाइन को जो कि स्विच गियर 11 kV लाइन के स्विच गियर एच टाइप पोल पर पोल माउंटेड सब स्टेशन भांति की आवश्यकता जो कि है स्विच गियर की आवश्यकता होती है। ठीक, ये सभी क्या है? आपका ले आउट डायग्राम है वो किसका? पोल माउंटेड सब स्टेशन का। तो अगर आपको बनाना हो तो बनाइएगा, नहीं बनाना हो तो नहीं बनाइएगा। इसके बाद हमारा लास्ट आता है क्या? आपका ग्रिड सब स्टेशन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं और इसको ख़त्म करते हैं। ग्रिड सब स्टेशन क्या होता है? एक ग्रिड सब स्टेशन वह सब स्टेशन होता है जहां पर ट्रांसमिट वोल्टेज को 3 फेज ट्रांसफार्मर के द्वारा बढ़ाया या घटाया जा सकता है। यहां से न्यू वोल्टेज को उस दिशा में भेजा जा सकता है जहां पर उसकी रिक्वायरमेंट उसकी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक, वहां पर भेजा जाता है जहां पर उसकी क्या होती है? रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत आपकी होती है। अगला आता है हमारा टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक,
और ट्रांसफार्मर क्या होते हैं इसके बारे में भी आपको जानना है। अब देखिए 4th सेमेस्टर 3rd सेमेस्टर से हम पढ़ते हुए चले आ रहे हैं ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर, तो इतनी तो सभी लोगों को नॉलेज हो ही चुकी होगी। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन जो कि हमने आपको करने को दिया है, तो टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर आप लोगों को पढ़ना है। सीटी ट्रांसफार्मर पढ़ लेना, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर पढ़ लेना, ठीक है। और ट्रांसफार्मर के और भी जो कि टाइप हमने आपको 4th सेमेस्टर 5th सेमेस्टर में पढ़ाए हैं, उन सभी लोगों को आप रिवाइज कर लेना। एक चीज़ जो कि आप केवल आप लोग खुद से देख लेना। अब हम पढ़ते हैं क्या, लाइटिंग अरेस्टर के बारे में। त्वरित निरोधक होता क्या है इसके बारे में जानते हैं। लाइटिंग अरेस्टर सबसे पहले आसान तरीके से समझें। लाइटिंग अरेस्टर का काम, इसको हम हिंदी में कहते हैं क्या, त्वरित चालक, ठीक। लाइटिंग अरेस्टर क्या करता है, हमारे घर को, इंडस्ट्री को, सब स्टेशन को, किसी भी चीज़ को आपकी आसमानीय बिजली से बचाने का काम करता है। ये क्या करता है, लाइटिंग अरेस्टर में सबसे ऊपर घर की छत पर या घर की बिल्डिंग पर या छत आपकी इंडस्ट्री की बिल्डिंग पर हम एक नुकीला लाइटिंग अरेस्टर लगा देते हैं। इससे एक तार आपका अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। तो जब आसमानी बिजली तड़कती है और आपकी बिल्डिंग पर या घर पर गिरती है, तो यह पूरा जो कि है उसका करंट, उसकी पूरी आसमानी बिजली अवशोषित करके क्या कर देता है, धरती की ओर प्रवाहित कर देता है। तो लाइटिंग अरेस्टर का सिंपल सा ये काम होता है। अब हम पढ़ते हैं लाइटिंग अरेस्टर के बारे में डिटेल से कि क्या होता है यह लाइटिंग अरेस्टर। तो देखिए लाइटिंग अरेस्टर के बारे में हमने 5th सेमेस्टर में स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन में पढ़ा था, ठीक। लाइटिंग अरेस्टर क्या होता है, त्वरित चालक, ठीक। पावर सप्लाई को हाई वोल्टेज सर्ज से बचाने के लिए, पावर सप्लाई को हाई वोल्टेज सर्ज से बचाने के लिए लाइटिंग अरेस्टर का उपयोग किया जाता है, ठीक। लाइटिंग अरेस्टर का उपयोग किया जाता है। लाइटिंग अरेस्टर का वर्क किसी भी खतरनाक ओवर वोल्टेज को डैमेज करने से पहले डिस्चार्ज करने की अनुमति देना होता है और फिर डिस्चार्ज के बाद नॉर्मल ऑपरेशन के लिए लाइन को जो कि है रीस्टोर करना होता है। अब अरेस्टर को निम्नलिखित कार्य करने होते हैं। कौन कौन से कार्य करने होते हैं कि जब तक सिस्टम वोल्टेज जो कि है नॉर्मल रहता है, तब तक वह ग्राउंड पर फ्लो होने की अनुमति ना देना, ठीक। दूसरा है क्या, ग्राउंड को एक पथ प्रदान करता है जब सिस्टम नॉर्मल वोल्टेज से ऊपर बढ़ जाता है, अर्थात आपका क्या है, अर्थात ओवर वोल्टेज हो जाता है, तब वह वोल्टेज जिस सर्किट पर ऑपरेट हो रहा होता है उसे एनर्जी से अलग कर देता है। तो देखिए इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन जो आता है वो आता है आपका सर्किट ब्रेकर क्या है और टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर क्या होते हैं। पॉलीटेक्निक 5th सेमेस्टर में हम लोगों ने सर्किट ब्रेकर के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही डिटेल से पढ़ा था। अब हम जानते हैं किसके बारे में, सर्किट ब्रेकर के बारे में हम पढ़ते हैं। उसके बाद हम जानेंगे टाइप ऑफ फॉल्ट और विद्युत फॉल्ट, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट क्या होते हैं। 70 नंबर के क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि सर्किट ब्रेकर आखिर होता क्या है। देखिए सर्किट ब्रेकर एक मैकेनिकल डिवाइस है जो सभी सामान्य तथा असामान्य परिस्थितियों में सर्किट को बंद करने तथा खोलने का जो कि है सहायता प्रदान करता है। मतलब कि किसी भी आपके सर्किट में अगर फॉल्ट वगैरह आ जाता है तो उसको आसानी के साथ आपका सर्किट ब्रेकर ओपन तथा क्लोज कर सकता है, ठीक। यदि अन्य इंस्ट्रक्शन हो तो भी इसको जो कि है इसको भी पूरी करता है, जिससे कि अर्थ फॉल्ट और शॉर्ट सर्किट फॉल्ट की स्थिति में सर्किट करंट को जो कि है ऑटोमेटिकली ऑफ कर देता है। मतलब क्या है, जैसे ही आपका शॉर्ट सर्किट होता है आपके सिस्टम में, अर्थ सर्किट होता है, अर्थ फॉल्ट होता है, उस समय आपका क्या करता है, सर्किट ब्रेकर तुरंत जो कि है ऑटोमेटिकली आपकी सप्लाई को ऑफ कर देता है। इस प्रकार यह इलेक्ट्रिक सिस्टम को डैमेज होने से बचाता है। अब सर्किट ब्रेकर की ज़रूरत क्यों पड़ती है हमको, तो इसकी हम बड़े बारे में पढ़ेंगे। आप स्क्रीनशॉट इसका ले लें। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को ब्रेक करने के लिए इलेक्ट्रिकल सर्किट की आवश्यकता होती है जो एक आपके मास्टर रिले से नियंत्रित होता है, ठीक। जैसा ही इलेक्ट्रिक सर्किट पर ओवरलोड या आपके ओवरलोड फॉल्ट की संभावना होती है, सर्किट ब्रेकर सर्किट को ब्रेक कर देता है, अर्थात बंद कर देता है। देखिए आपका टाइम जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए टाइम को बचाने के लिए हम आपको क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 18 की फ़ोटो आपको टेलीग्राम पर सेंड कर देंगे कि सर्किट ब्रेकर क्या होता है और विद्युत प्रदोष कितने प्रकार के होते हैं और यह क्या होती है। इसको हम जो कि आपको बता देंगे किस पर, टेलीग्राम पर आपकी फ़ोटो दे देंगे तो आप वहाँ से पढ़ लेना। अब हम पढ़ते हैं अनुरक्षण क्या होता है तथा टाइप ऑफ अनुरक्षण क्या होता है, मतलब कि मेंटेनेंस क्या होता है, टाइप ऑफ मेंटेनेंस कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं इंट्रोडक्शन के मेंटेनेंस आखिर होता क्या है। तो देखिए विद्युत मशीन या अन्य उपकरणों को चालन स्थिति में बनाए रखने के लिए समय समय पर उनकी देखरेख की जाती है, समय समय पर उनका निरीक्षण किया जाता है, उसी को हम मेंटेनेंस कहते हैं। वह सामान्य एवं बार बार किए जाने वाले कार्य जो किसी मशीन को ऐसी स्थिति में बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं जिनमें उसे
पूर्ण क्षमता तथा दक्षता के साथ प्रयोग किया जा सकता है। अनुरक्षण मतलब कि मेंटेनेंस कहलाता है। मेंटेनेंस अनुरक्षण के द्वारा दुर्घटना होने से बचाया जा सकता है। अनुरक्षण के द्वारा मशीन व उपकरणों को आपके क्षतिग्रस्त होने से बचाया जा सकता है। किसी उपकरण की आयु अधिकतम रखना तथा उसे चालन स्थिति में रखना अनुरक्षण का मूल्य उद्देश्य होता है। अनुरक्षण के अंतर्गत निम्न कार्य आते हैं। कौन कौन से? अचालन मशीनों को खराबी आने पर उनका मरम्मत करना, ब्रेकडाउन ना होना इसलिए जो कि है नियमित देखभाल करना, दोष का पता लगाना, मेंटेनेंस कॉस्ट का अनुमान लगाना और घिसे हुए भाग को बदलना। तो ये होते हमारे मेंटेनेंस क्या होती है। अब टाइप ऑफ मेंटेनेंस की अगर बात करें तो मेंटेनेंस हमारी दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है आपकी ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, सुधार या ब्रेकडाउन अनुरक्षण, सुधारक या ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। तो ये सभी लोगों को बहुत ही अच्छे से आता है। ब्रेकडाउन मेंटेनेंस क्या होता है? जब आपकी कोई भी मशीन खराब होकर के जो कि है ठीक आपकी जो कि है ख़राब होकर के रख जाती है, ख़राब हो जाती है, तो हम क्या करते हैं? ब्रेकडाउन मेंटेनेंस करते हैं, मतलब कि उसको सुधारते हैं। दूसरा होता है आपके निरोधक या आपके प्रिवेंटिव अनुरक्षण। ठीक, तो प्रिवेंटिव इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ब्रेकडाउन मेंटेनेंस क्या होता है? किसी मशीन या उपकरण का ब्रेकडाउन स्थिति में मरम्मत करना, मतलब कि जब वह बिल्कुल ख़राब होकर के घिसपिट करके रख गई तब उसकी हम मरम्मत कर रहे हैं। ठीक, उसको हम क्या कहेंगे? ब्रेकडाउन मेंटेनेंस कहेंगे। और आपकी जो कि है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होता है? किसी मशीन या उपकरण का नियमित निरीक्षण करना तथा छोटी छोटी मरम्मत करना निरोधक आपके अनुरक्षण कहलाता है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कहलाता है। मतलब क्या है? समय समय पर आपकी मशीन को देखरेख करना, उसकी ऑयलिंग करना, सही से उसका मेंटेनेंस करना आपका क्या कहलाता है? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कहलाता है। तो दो तरह के हमारे होते हैं। नोट्स में आपको जो कि बिल्कुल डिटेल से लिखवाया गया है, हर एक चीज़ बताई गई है कि किस तरह को आपको जो कि लिखनी है। तो जिन लोगों ने नोट्स नहीं लिए हैं तो वो नोट्स ज़रूर से ले लेना। अब इसके बाद 21 नंबर का हमारा क्वेश्चन आता है क्या? मेंटेनेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। तो मेंटेनेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के बारे में हम जानते हैं और क्या यह होते हैं इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मेंटेनेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। वह ट्रांसफार्मर जो कि 11 किलोवाट और इससे कम वोल्टेज पर काम करते हैं उन्हें डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहते हैं। जैसे कि 11 kV, 6.6 kV, 415 वोल्ट, 220 वोल्ट, इन वोल्टेज पर काम करने वाले ट्रांसफार्मर को डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर सिर्फ स्टेप डाउन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इस ट्रांसफार्मर का उपयोग वोल्टेज को कम करके इलेक्ट्रिक उपकरण को चलाने के लिए जो कि है किया जाता है। तो ये था हमारा क्या? डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के बारे में जाना। अब हम इसके बाद जानते हैं क्या? ट्रांसफार्मर मेंटेनेंस कैसे करते हैं। ठीक, तो ट्रांसफार्मर मेंटेनेंस कैसे करते हैं कि इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर अधिक महंगे और किसी मशीनरी के महत्वपूर्ण भाग होते हैं। इसकी जो कि है परफॉर्मेंस और इसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए इसका मेंटेनेंस किया जाता है। किसी भी चीज़ की उम्र बढ़ाने के लिए, उसकी आयु को बढ़ाने के लिए हम उस चीज़ का क्या करते हैं? मेंटेनेंस जो कि है करते हैं, उसकी क्या करते हैं? मेंटेनेंस करते हैं। बेसिकली ट्रांसफार्मर मेंटेनेंस दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है रेगुलर बेस पर और दूसरा होता है बहुत अधिक आवश्यकता होने पर किए जाने वाली मेंटेनेंस। यदि हम मेंटेनेंस रेगुलर बेस पर करते हैं तो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस से नहीं गुजरना पड़ेगा। आप सीधी सी बात समझिए, अगर आप किसी भी चीज़ की मरम्मत समय समय पर करते रहेंगे तो हमें जो कि है ब्रेकडाउन मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ आपकी ख़राब ही नहीं होगी लंबे समय तक। अगर हम किसी भी चीज़ की समय समय पर उसकी मेंटेनेंस कर रहे हैं, देखरेख कर रहे हैं, ऑयलिंग कर रहे हैं, तो वह हमारी चीज़ आपकी बहुत ही देर में, बहुत ही लंबे समय बाद आपकी ख़राब होगी। अब इसके बाद हमारे अगले नियम आते हैं कि भारतीय विद्युत नियम एवं कोड्स का सर्वेक्षण वर्णन कीजिए। तो भारतीय विद्युत नियम एवं कोड्स का सर्वेक्षण कीजिए। चलिए इसके बारे में जो कि जान लेते हैं। सेफ्टी कोड, देखिए सुरक्षा कोड क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं। किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी उद्योग को चलाने के लिए अच्छे श्रमिकों की ज़रूरत होती है। सभी लोगों को पता है कि अगर कोई भी इंडस्ट्री को अगर हमको चलाना है तो अच्छे वर्कर्स की जो कि हमको ज़रूरत होती है। सभी उद्योग अपने अपने सेफ्टी कोड निर्धारित करते हैं ताकि इंडस्ट्री में काम करने वाले या वर्क करने वाले वर्कर्स की सुरक्षा हो सके तथा कोई दुर्घटना ना घटित हो, इसलिए जो कि आपके सेफ्टी कोड बनाए जाते हैं। अब सेफ्टी कोड निम्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए पहला होता है ऑन, चालू स्थिति में आपके सर्किट से दूर रहना चाहिए। मतलब कि जब आपकी मशीन चालू हो या जब आपका सर्किट चालू हो तो उस स्थिति में हमको जो कि क्या रहना चाहिए? उससे दूर रहना चाहिए। तो आपके ये जो सेफ्टी कोड हैं
हमने जो कि है इसकी सेफ्टी कोड आपको बताया है कम से कम 15। अगर आप 10 सेफ्टी कोड याद कर लेते हैं, परीक्षा में लिख देते हैं, तो 5 नंबर आपको बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। पहला हमने पढ़ लिया है। दूसरा है क्या, किसी भी उपयंत्र की मरम्मत करने से पहले उसे सप्लाई से काट देना चाहिए। मतलब कि जब हम किसी भी मशीन की, किसी भी मोटर की जो कि है मेंटेनेंस करते हैं, तो हमें क्या कर देना चाहिए, उसको सप्लाई से हटा देना चाहिए। तीसरा है आपका इलेक्ट्रिक डिवाइस पर कार्य करने के लिए विद्युत रोधक मतलब कि आपके इंसुलेटेड युक्त हैंडल वाले इक्विपमेंट का प्रयोग करना चाहिए। मतलब कि अगर हम किसी भी इलेक्ट्रिक डिवाइस पर काम करते हैं तो हमें ऐसे इक्विपमेंट का जो कि है ऐसे आपके इक्विपमेंट को यूज करना चाहिए जिनमें आपको करंट लगने का डर ना रहे। चौथा है इलेक्ट्रिक डिवाइस पर कार्य करते समय लोहे की घड़ी या अन्य लोहे की वस्तु नहीं पहनना चाहिए। पांचवा है ऑन कंडीशन में सर्किट पर काम करने से पहले हाथ सूखे होने चाहिए, इंसुलेटेड क्लॉथ तथा जूते पहनना चाहिए। ठीक, इसके बाद छठवां आपका आता है, छठवां हमारा सेफ्टी कोड है क्या, छठवां है कि यदि पानी या रसायन उपयंत्र के ऊपर गिर जाता है, यदि पानी या रसायन उपयंत्र के ऊपर गिर जाता है तो सप्लाई बंद कर देना चाहिए। मतलब कि अगर आपका कोई भी पानी या रसायन उपयंत्र किसी भी आपके मशीन, किसी भी आपके उपयंत्र के ऊपर अगर गिर जाता है तो हमें उसे क्या कर देना चाहिए, तुरंत बंद कर देना चाहिए। ठीक है। और देखिए सातवां हमारा है क्या, यदि किसी उपकरण से आवाज़ आ रही है तो तुरंत उसको सप्लाई से काट देना चाहिए तथा तुरंत मरम्मत के लिए भेज देना चाहिए। अगर कोई भी मशीन या कोई भी मोटर हमारी आवाज़ कर रही है तो उसको हमें तुरंत जो कि है सप्लाई से हटा देना चाहिए, उसको बंद कर उसको सही होने के लिए जो कि है भेज देना चाहिए। अब आठवां हमारा आता है, देखिए आप लोग परेशान जो कि बिल्कुल भी ना हो, 6 सेमेस्टर का आपका कोर्स पूरा कंप्लीट कराया जाएगा और साथ ही साथ जैसे 5th सेमेस्टर में आप लोगों की तैयारी कराई गई थी, 3-4 बार रिवीजन कराया जाएगा। ठीक ऐसे ही आपका 6 सेमेस्टर में भी 2 से 3 बार आपका रिवीजन आसानी से हो जाएगा और स्पेशल क्लास भी आपको देखने को मिलेगी। आठवां आपका देखिए इसमें आता है सेफ्टी कोड, किसी फॉल्ट सर्किट को चालू नहीं रखना चाहिए। मतलब कि अगर कोई भी आपका सर्किट फॉल्ट है तो उसको हमें चालू नहीं रखना चाहिए। नौवां आता है कि यदि कोई कैपेसिटर लीक कर रहा है तो उसके पास कार्य करने से पहले टर्मिनल को शॉर्ट कर देना चाहिए, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी का झटका ना लगे, जिससे कि क्या हो, हमें करंट लगने की संभावना ना हो। 10वां आता है कि यदि कोई वस्तु गीले फर्श पर यदि कोई व्यक्ति गीले फर्श पर खड़ा हो जाए या उसके हाथ पैर या शरीर भीगा हुआ हो तो उसे किसी भी इलेक्ट्रिकल उपकरण को नहीं छूना चाहिए। मतलब कि देखिए आपके जो हम सेफ्टी कोड ये पढ़ रहे हैं तो इससे हमारा सीधा सा मतलब है कि हमको कौन कौन सी सुरक्षा जो कि है करनी चाहिए आपके इलेक्ट्रिसिटी में काम करते समय। ठीक है। 11वां हमारा आता है क्या, आपके इलेक्ट्रिक डिवाइस के पास हाई ज्वलनशील पदार्थ को नहीं रखना चाहिए। 12वां है क्या, हाई वोल्टेज पर इलेक्ट्रिक आपके रिलेटेड वर्क हेतु हाई वोल्टेज की सप्लाई को बंद कर देना चाहिए। 13वां आता है कि किसी उपकरण की मरम्मत करते समय भी हमें सप्लाई को बंद कर देना चाहिए। मतलब कि अगर कोई भी मशीन पर हम काम कर रहे हैं, किसी भी उपकरण पर अगर हम काम कर रहे हैं तो हमें उससे तुरंत सप्लाई से हटा देना चाहिए। देखिए इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 23 नंबर का कि भारत में सिरोपणी लाइन मतलब कि ओवरहेड लाइन के लिए बने नियम का वर्णन कीजिए। अब देखिए इसमें हमको क्या लिखना है कि आपकी जो कि ओवरहेड लाइन होती है वो घर से कितनी ऊंचाई पर होती है, सड़क से कितनी ऊंचाई पर होती है। ठीक, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में लिखना है। हमने इसको 5th सेमेस्टर में जो कि बहुत आसान तरीके से पढ़ा था। आपकी जितनी भी ओवरहेड लाइन होती है उनके क्या क्या नियम होते हैं सरकार द्वारा बनाए गए। इसके बाद हमारा 24 नंबर का क्वेश्चन आता है 3 फेस मोटर की मेंटेनेंस के बाद उस पर किए जाने वाले टेस्ट कौन कौन से होते हैं। तो इसके बाद देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन जो कि हमको काट देना है, कनेक्शन से आप क्या समझते हैं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपको पढ़ना हो पढ़ ले, नहीं पढ़ना हो नहीं पढ़ें। ठीक, इंडक्शन मोटर में होने वाले दोष, संभावित कारण एवं इसको दूर करने के उपाय को समझाइए। मतलब कि इंडक्शन मोटर में कौन कौन से जो कि है होने वाले दोष है, इसके संभावित कारण है, उनको दूर करने के उपाय। तो इंडक्शन मोटर से जितने भी आपके क्वेश्चन हैं इनको आपको एक बार जरूर से पढ़ना है। हम आपको टेलीग्राम पर इन सभी को भेज देंगे। अब अगला हमारा आता है ट्रांसफार्मर के प्रारूप परीक्षण को लिखिए। ये क्वेश्चन भी हम आपको टेलीग्राम पर भेज देंगे। और 3 फेस इंडक्शन मोटर के विभिन्न परीक्षण को लिखिए। मतलब कि 3 फेस इंडक्शन मोटर में आपके कौन कौन से टेस्ट होते हैं उसके बारे में हमको बताना है। और लास्ट 29 नंबर का हमारा क्वेश्चन आता है कि क्रॉसिंग क्या होता है, टाइप ऑफ क्रॉसिंग कितने प्रकार की है होती है। तो यह क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को जो कि हम आपको करा दें। तो देखिए
हम जान लेते हैं क्रॉसिंग के बारे में। आखिर क्रॉसिंग होती क्या है। मान के चलिए ये आपकी ओवरहेड लाइन है, ठीक। अब ऐसा तो ज़रूरी है नहीं कि आपकी ओवरहेड लाइन सड़क पर ही चले, कि जो कि है इसको कई का सामना करना पड़ता है, जैसे कि आपकी क्रॉसिंग का, रेलवे का, रोड का, टेलीफोन लाइन का, अदर इलेक्ट्रिसिटी का ओवरहेड लाइन और बिल्डिंग, इन सभी का इसको सामना करना पड़ता है। इंपॉर्टेंट क्रॉसिंग कौन कौन सी हैं। ओवरहेड लाइन को अपने मार्ग में निम्न स्थितियों में से एक या एक से अधिक को क्रॉस करना हो सकता है। पहला है क्या, रिवर क्रॉसिंग, दूसरा है रेलवे क्रॉसिंग, तीसरा है रोड क्रॉसिंग, चौथा है आपका क्या, टेलीफोन लाइन, पाँचवा है आपके अदर इलेक्ट्रिक आपके ओवरहेड लाइन, और छठवां है हमारा क्या, बिल्डिंग्स। तो क्रॉसिंग लाइन जो आपकी ये सारी हैं, रिवर्स क्रॉसिंग को हम क्या कहेंगे, रिवर क्रॉसिंग में हम लिखेंगे कि छोटी नदियों व नाले को तो लाइन के सामान्य सपोर्ट पर ही पार किया जा सकता है, परंतु ऐसी स्थिति में जब नदी चौड़ी हो, 12.4 सेंटीमीटर लंबी, दोहरे पोल और क्लियरेंस आपके कंस्ट्रक्शन द्वारा या टावर लगाकर नदी को पार किया जाता है, तो इस स्थिति में जल स्तर व चालक तार के बीच 11 kV लाइन के लिए 4.5 मीटर से कम स्थिति जो कि क्लियरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक। दूसरा है क्या, रेलवे क्रॉसिंग। क्या है रेलवे क्रॉसिंग लाइन को पार करने हेतु संबंधित रेलवे नियमों का जो कि आवश्यक ध्यान रखना चाहिए। तो रेलवे को जो क्रॉस करे उसको हम कहते हैं क्या, रेलवे क्रॉसिंग। काफ़ी सारे नियम्स हैं आपके इसमें, ठीक, काफ़ी सारे जो कि आपकी काफ़ी सारी चीज़ें जो कि हमको इसमें लिखनी है। रोड क्रॉसिंग है आपकी, इसके बाद हमारी है क्या, टेलीफोन लाइन क्रॉसिंग है। तो टोटल सभी क्रॉसिंग के बारे में जहाँ तक आपको पढ़ना है, अगर आप पढ़ना चाहें तो क्लियरेंस के बारे में ये आप समझ सकते हैं कि क्या होता है आपका क्लियरेंस, ठीक है। तो देखिए हमारे जो कि हमने आपको टोटल कराया है तो 28 क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं। 28 क्वेश्चन में से आपको जो कि आराम से पेपर आ जाएगा, तो बिल्कुल भी आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, इससे बाहर आपका पेपर नहीं जाने वाला है। तो अभी से जो कि तैयारी शुरू करना स्टार्ट कर दें आप लोग, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने शेयर करें, अपने व्हाट्सअप ग्रुप पर शेयर करें, जो भी आपके कॉलेज के ग्रुप उन सभी पर शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फैलाएं ताकि हम और इससे भी अच्छी वीडियो आपके लिए आगे लेकर के आ सकें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। नमस्ते, जय हिंद। पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें।